ओके जी, रिमेनिंग पार्ट है बायोमैकेनिक्स का 151 एमसीक्यूज। मैक्सिमम नी फ्लेक्शन टू टेक ऑफ फेस इन जंपिंग इज। इसको आज ख़त्म करें, 30 एमसीक्यू सिर्फ रह गए हैं, ये कंप्लीट करने दें जी। मैक्सिमम नी फ्लेक्शन टू टेक ऑफ फेस इन जंपिंग इज नोन एज प्रोपलियन। ये एक नया है जी। देखें कि नी फ्लेक्शन क्या है कि जंप करने के लिए जब आप टेक ऑफ लेते हैं, ज़मीन छोड़ते हैं, उसके लिए अपने घुटनों को बेंड करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा बेंड करते हैं, मैक्सिमम उसको बेंड करते हैं ना आपने, क्योंकि आप फिर जंप करना होता है। और इस नी फ्लेक्शन को जंप के लिए कहते हैं प्रोपलियन। ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट टू मैक्सिमम नी फ्लेक्शन फेस इन जंपिंग इज नोन एज काउंटर मूवमेंट। पहले स्टार्ट जब आप करते हैं नी फ्लेक्शन, ये पहले भी हमने पढ़ चुका है कि इसको हम कहते हैं जी काउंटर मूवमेंट, क्योंकि जंप आपने ऊपर की जानिब करना है और उससे पहले आप बेंड कर रहे हैं, तो इसको काउंटर मूवमेंट तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम फ्लेक्स कर रहे हैं तो उसको प्रोपेलियन कहते हैं। 153 MCQs टेक ऑफ टू लैंडिंग फेज इन जंपिंग इज नोन एज फ्लाइट। ठीक है जी। टेक ऑफ से लेके लैंडिंग फेज तक, यानी कि जितनी देर के लिए आप हवा में रहते हैं, इसको फ्लाइट कहते हैं। और हवाई जहाज़ की भी फ्लाइट उसी तब तक होती है जब तक वो टेक ऑफ के बाद लैंड ना करे, ज़मीन को छोड़ के दोबारा ज़मीन को टच करने से पहले तक का जितना भी उसका सफ़र है वो फ्लाइट कहलाता है। सेम केस है हमारे साथ भी। लैंडिंग टू एंड, वेरी गुड। टेक ऑफ बेटा जी होता है जमीन को छोड़ना। आप हवा में जा रहे हैं, जंप करने के लिए आप जितना भी जमीन को छोड़ के, बेशक आप थोड़ी देर 1 फुट 2 फुट 3 फुट के लिए या 1 सेकंड आधे सेकंड के लिए भी आप जमीन को छोड़ते हैं, तो हाँ, उसको हम कहते हैं टेक ऑफ करना, उड़ान भरना। और वो उड़ान भरना होता है, और फ्लाइट जो है वो आपकी उड़ान होती है, जितनी देर के लिए आप हवा में रहते हैं। वो कभी आपने देखे लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप करते हुए या हाई जंप करते हुए? हाँ। हाँ, तो जब वो जमीन को छोड़ के हवा में जा रहे होते हैं तो वो टेक ऑफ कहलाता है, और जितनी देर के लिए हवा में रहते हैं वो फ्लाइट कहलाता है। तो बड़ी इजी टर्म्स। वो टेक ऑफ बोर्ड है, वो जो लाइन लगी होती है उसके नीचे लकड़ी का एक तख्ता होता है। ट्रैक एंड फील्ड में हम पढ़ेंगे 20 सेंटीमीटर की वो एक फट्टा सा होता है। 20 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 10 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है, और 1.22 मीटर उसकी लंबाई होती है। ठीक है, जितनी गली की लंबाई होती चौड़ाई होती है, उतनी उस टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई होती है। उसके ऊपर पाँव रखा जाता है और उसी से ही आपने टेक ऑफ करना होता है, ऊपर की जाने उड़ान भरनी होती है। ठीक है। ओके जी। लैंडिंग टू एंड मूवमेंट फेज इन जंपिंग इज नोन एज। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आखिरी लैंडिंग करने का जो आखिरी हिस्सा होता है, ज़मीन के ऊपर आपका पाँव आ रहा होता है आगे, उसको लैंडिंग कहते हैं, उतरना, ज़मीन के ऊपर उतरना। रोल ऑफ मसल बड़े आम से सवाल है, इसलिए इसके ऊपर कोई इतनी बहस हम नहीं कर रहे। रोल ऑफ मसल हुज टार्क एड्स टू एक्शन रेफर टू एगोनिस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ मसल्स की बात हो रही है, यहाँ पे मसल्स के हवाले से कुछ बात लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। एक मसल होते हैं जी, लिख लें अभी, एगोनिस्ट मसल। एक होते हैं एंटागोनिस्ट मसल, एक होते हैं साइनर्जेंट, लिख रहे हैं। अच्छा, एगोनिस्ट मसल हम कहते हैं कि ये मुआवन मसल कहलाते हैं, कि अगर आपके मसल फ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये उसको फ्लेक्शन करने में मदद देते हैं, और अगर आपके मसल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये मसल उसको, एगोनिस्ट मसल उसको हेल्प करते हैं, तो ये हेल्पर मसल कहलाते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करना, हेल्प करना, स्टार्ट करना। मेन आपके फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर मसल हैं जो फ्लेक्शन करते हैं, और ये जो एगोनिस्ट है ये उसको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं,
उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं जी। बात सुने ना। हाँ जी, एंटागोनिस्ट, अब आपको ये उसको असल में जो मैं आपको एक एक लाइन में बताना चाहता हूँ ना, अभी एग्जांपल को छोड़ दें, सिर्फ मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल पे आते हैं। एगोनिस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और एंटागोनिस्ट उस मूवमेंट को अपोज करते हैं, मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं या मूवमेंट को हेल्प करते हैं एगोनिस्ट, और उस मूवमेंट की मुखालफत करते हैं एंटागोनिस्ट। और जो सेनर्जेट हैं या फिक्सेटर उसको बोलते हैं, वो आपके मसल्स के फिक्सेटर हैं। आपकी मूवमेंट जिस पॉइंट के ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल किताब को उठा के पढ़ने की पोजीशन में आप लेके रहे हैं एल्बो को बेंड करके। अच्छा, अब आपकी इस पोजीशन में तीन मसल इन्वॉल्व हुए हैं। पहले नंबर पे बाइसेप मसल, ये एगोनिस्ट का काम किया इसने, इसने हरकत स्टार्ट की, ठीक है। और इसके मुखालिफ मसल जो है ट्राइसेप, उसने इसकी मुखालफत की, वो उसने एक्सटेंशन की, ठीक है ना, रोकने की कोशिश की लेकिन उसमें एक्सटेंशन आ गई, तो वो एंटागोनिस्ट हुआ मसल। और बाइसेप को हटा दें तो इसके नीचे से एक ब्राकियालिसिस मसल आता है, छोटा सा मसल होता है ब्राकियालिसिस, ठीक है, बाइसेप के बिल्कुल नीचे होता है ब्राकियालिसिस मसल। वो एक समझ लें कि काम करते हैं स्टेबलाइजर का, कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने इस एल्बो को रोका हुआ है ठीक है, अगर वो आपकी हाँ मसल की ना, जिसे कहते हैं कि एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप गलत करें सही करें वो हर जगह पे आपकी हाँ 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 या ना में मिलाते हैं। तो अगर एक्सटेंशन हो रही है तो ब्राकियालिसिस एक्सटेंशन में मदद देंगे, ठीक है। अगर फ्लेक्शन हो रही है तो वो फ्लेक्शन को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो वो हमारे जैसे ही हैं, पाकिस्तानी अवाम जैसे मसल हैं, जो भी हमारे ऊपर हुक्मरान आता है हम सबको वेलकम करते हैं, वो आ जाए वो आज हम कहते हैं ठीक है जी, सब कबूल है। वो चला गया तब भी कबूल है, वो आ गया तब भी कबूल है थोड़ी सी पॉलिटिकली ये एग्जांपल आ गई है। तो बाइसेप मसल जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ये क्या है, एगोनिस्ट। और ट्राइसेप मसल, किताब उठाने की एग्जांपल दे रहा हूँ, किताब उठाने में बाइसेप ने सपोर्ट किया मसल मूवमेंट स्टार्ट की, ये एगोनिस्ट कहलाए। और ट्राइसेप ने इसकी मुखालफत की, एंटागोनिस्ट कहलाए। और बाइसेप को अगर हटा दिया जाए, इसके नीचे एक छोटा सा मसल होता है ब्राकियालिसिस, ठीक है ना, तो वो फिक्सेटर मसल, फ्लेक्शन में भी उन्होंने हेल्प की, ठीक है। और बाजू को अगर आप दोबारा वापस लेके आ रहे हैं एक्सटेंशन की तरफ, वो तब भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिक्सेटर या सेनर्जिट कहलाते हैं। ये एक बड़ी वीडियो थी, और आप लोगों को जो सीनियर्स हैं आपके पास तो होगी, मेरे पास भी अभी है, तो जब अनाटमी में हम इसको ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। दो मसल बेसिकली एक ही मसल होता है, लेकिन वो दो अलग अलग जगह से ओरिजिन निकल रहा है और बाद में इकट्ठा मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए उसको बाई कहते हैं। और ट्राइसेप में उसके जो सिरे हैं, तीन शाखों वाला, तीन सिरों वाला एक मसल है, जो तीन अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए उसको ट्राइसेप कहते हैं। क्वाड्रिसेप में चार अलग अलग मसल हैं, जो कि एक चार अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए उसको क्वाड्रिसेप कहते हैं, ठीक हो गया। ये आगे वही, हाँ जी। और नहीं, अंदर जाके फिर वो अपना अपना छोटा सा, देखिए बाइसेप में तो इकट्ठे हैं, ट्राइसेप में स्टार्ट में तीन अलग मसल हैं लेकिन बाद में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन क्वाड्रिसेप में वो चारों मसल ही अलग अलग हैं, रेक्टस फेमोरस अलग है, ठीक है, और उसके साथ तीन और मसल हैं जो वो अलग अलग हैं। अच्छा जी, खैर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम ज़रा वाइंड अप करते हैं। 156, रोल ऑफ मसल हुज टार्क अपोज
द एक्शन रेफर टू द मसल, जो मुखालफत करता है आपकी मूवमेंट में। मूवमेंट क्या होती है? एंगुलर मूवमेंट होती है या टार्क होता है। डेफिनेटली किसी एक एंगल पे जोड़ की मूवमेंट हो रही होती है ना, तो इसलिए टार्क का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एंटागोनिस्ट कहलाता है। 157 है डिक्रीज इन मसल मास, मसल का मास आपका डिक्रीज हो जाता है, तो ये ईट्रोफी कहलाता है। लेकिन मैं आपको बताया था ये थोड़ा सा फर्क कि मसल का साइज, जी 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 जी, कि मसल का कम हो जाता है। हाइपर मसल किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी वजह से, हाँ, हाइपरट्रॉफी मसल का साइज बढ़ जाना, हाइपोट्रॉफी मसल का साइज कम हो जाना, वजह कोई भी हो। लेकिन एट्रॉफी है कि किसी बीमारी या किसी डी ट्रेनिंग की वजह से मसल का थोड़ा सा बिगाड़, डी शेप हो जाना। डेफिनेटली साइज भी कम होता है उसमें, लेकिन डी शेप हो जाता है बीमारी की वजह से। मसल आपके टोन बराबर वो प्रॉपर नहीं रहती, तो इसको हम कहते हैं मसल एट्रॉफी। आगे वही सवाल है, 59 पे आ जाएं। हार्ड रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसी टिश्यू होती है जो एक मसल या एक आर्गन को दूसरे आर्गन के साथ मिला रही होती है। आपकी जो ये ब्लड वेजल्स हैं, खून की नालियाँ एक आर्गन को दूसरे आर्गन से मिला रही हैं, वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। उन वेजल्स के अंदर दौड़ने वाला जो खून है, ब्लड है, वो भी आपके एक आर्गन को दूसरे आर्गन से, बल्कि पूरे बॉडी के आर्गन्स को आपस में मिला रहा है, तो वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी स्किन कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे बॉडी के आर्गन को एक दूसरे के साथ टच कर रही है, मिला रही है, तो लिहाजा वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और जो बोन है हमारी, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़ रही है, तो ये एक हार्ड रिजिड सख्त किस्म की कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें कैल्शियम वगैरह के साल्ट होते हैं। 160 क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं, CaCO3 इसका फार्मूला होता है। और कैल्शियम फास्फेट, कोलेजन और पानी वगैरह जो है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी बोन की। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, और कोलेजन प्रोटीन होती है। डेफिनेटली बिल्डिंग ब्लॉक्स तो प्रोटीन ही होती है, और उसके साथ पानी है, तो ये सारे मिलकर बोन बनाते हैं। अब 161 है जी, कोलेजन। वैसे तो ये सारे सवाल अब आ गए हैं अनाटमी के, ठीक है। वैसे ये बायोमैकेनिक्स में क्यों डाले हुए हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। अच्छा, नेक्स्ट कुछ थोड़े से मिक्सअप हैं, वैसे ये अनाटमी से रिलेटेड है। चलें जी, कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं। या अनाटमी वाले इसको हटा दें, क्या ख्याल है? ओके जी, चलें कंप्लीट कर लेते हैं। वो कहते हैं जी कि कोलेजन, जी, कोलेजन क्या है? वो कहते हैं जी कि कोलेजन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डियों की थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन की टाइप है। 162 है ड्राई बोन, खुश्क हड्डियाँ जो हैं, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की मिकदार कितनी होती है? हाँ जी, कितनी है? 60 to 70 है, ये आपने याद रखना है कैल्शियम। और वैसे कैल्शियम असल सीन से वर्ड होते हैं हम, लेकिन कैल्शियम भी कह देते हैं, कैल्शियम भी कह देते हैं। अच्छा जी, अब हड्डियों में पानी की मिकदार कितनी होती है? पानी कितना है जी? 25 से 30%, ठीक है। तो ये रेशो आपने याद रखनी है दोनों। जी, हाँ जी, मेरी बात सुनिए। बॉडी में 60, जी जी, 65 to 75 होता है, लिहाजा इसको 70% कहते हैं। 65 से 75 होता है, किसी में 65, किसी में 70, किसी में 75, लिहाजा उसका एवरेज निकाल के 70% कहा जाता है, ठीक है। सेल के अंदर भी कितना? नहीं नहीं, 60% से ज़्यादा होता है, वो 65, 65 to 75 होता है। जी,
ओके जी। खैर, अब आ जाते हैं जी कि हाँ, एपिफाइजल प्लेट और एपिफाइसिस, ये तो आपको अब समझ नहीं आएंगी। ये लॉन्ग बोन के जो वो एंड है, और गूदे से ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पे एक एपिफाइजल प्लेट होती है। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को आप छोड़ दें, और हड्डियों की फिर आगे ये इनकी डायफेसिस क्या है, और पेरियोस्टियम, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, मेरा तो ख्याल है कि इनको आप छोड़ दें, बोन वालों को ये हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। बॉडी वेट के हिसाब से गोनियोमीटर, क्लैप्स और एवरेज स्पीड ऑफ मैराथन रनर, ये चले हम पढ़ लेते हैं कि एक मैराथन रेस भागने वाला जो 175 क्वेश्चन पे आ जाए आप, बायोमैकेनिक्स का है ये, तो उसकी स्पीड कितनी बनती है जी? वो तकरीबन 20 माइल पर आवर, एक घंटे में वो बेचारा 20 माइल, और एक माइल कितने के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनता है, और वो होता है 1 माइल। और मैराथन का डिस्टेंस कितना होता है जी? 26 जी, और माइल्स में होता है 26 माइल, 26 माइल। गुड गुड गुड। हाँ, यार्ड में भी अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है। ओके जी, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ किन्जियोलॉजी? किन्जियोलॉजी या काइनेटिक फिजियोलॉजी का बाप कौन माना जाता है जी? अरिस्टोटल है, अरस्तु साहब हैं। और फ्लैट फीट, जिसके पाँव का जो एक प्लांटर है ना, उसमें, हाँ, चपटे पाँव, एक न्यू बुक में है आपके पास, शायद पुराना एडिशन होगा। ओके, ये रिकॉर्ड में आ रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा इसको, या ये लोग आपको उसकी पिक्स वगैरह सेंड कर देंगे पीडीएफ बना के। फ्लैट फीट को, चपटे पाँव को कहा जाता है जी के पेस्प्लेनस, इसको आप कहते हैं जी कि ये है फ्लैट फीट। हाइपर एक्सटेंशन अकर व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड कितना है जी? 180 डिग्री। ठीक है, बाजू आप एल्बो जॉइंट के ऊपर सीधा करते हैं, तो अब एल्बो यानी कि फोर आर्म और आर्म के दरमियान, फोर आर्म हम कहते हैं, एल्बो से नीचे का जो आपका बाजू है इसको फोर आर्म कहते हैं, और एल्बो से ऊपर शोल्डर तक जो बाजू है इसको हम कहते हैं आर्म। तो इन दोनों के दरमियान में एक एंगल बन रहा है 180 का जी, 180 का बन रहा है। और जब आप एल्बो के ऊपर दबाव डाल के आप हाथ को नीचे प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका 180 से ज़्यादा अगर वो जा रहा है, 180 1 डिग्री और बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये हाइपर एक्सटेंशन है। जब आपका जाविया 180 से बढ़ जाए, इसको हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। ओके जी, उसके बाद है द 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। ठीक है जी, 360 दर्जे जाविये पे अगर आप घूम जाते हैं, यानी कि पूरे दायरे में हरकत कर रहे हैं, तो दायरे में हरकत जो है वो आपकी सर्कमडक्शन कहलाती है। द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन को लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, लचक का कानून भी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्पिन रेफर टू विच फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल हैं, उसमें एक एरोडायनामिक्स भी है, तो डेफिनेटली ये एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल में आता है। आपके पास क्या है जी? ऑप्शन मेरे पास ज़रा मिटे हुए हैं, क्या है आपके पास? और यहाँ पे क्या एरोडायनामिक्स है इसमें ऑप्शन ना, तो एरोडायनामिक्स ही है। स्पिन का जितना भी ताल्लुक है वो एरोडायनामिक्स से ही है। ये इसलिए मुझे याद है कि ये इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा गया था, और इस तरह के सवालों को, टेक्निकल सवालों को मैं याद करके गया था, और इनका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर था, और अल्लाह ने करम किया, और भट्ट साहब ने उसी तरह के क्वेश्चन किए थे, तो मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिए थे। ओके जी, नेक्स्ट 182 है। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज बिटवीन वेट एंड फुलक्रम? ये आपको पता है, फोर्स अगर दरमियान में लग रही है, यानी कि एफर्ट दरमियान में लग रही है, तो ये कौन सी टाइप होगी? लीवर की थर्ड टाइप।
जी, मेजॉरिटी ऑफ लीवर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से हैं? आपको बताया था, थर्ड टाइप ऑफ लीवर हैं। जी, इन स्प्रिंटिंग रेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि टाइप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर कितनी टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर जो हैं, अगर किसी इंसान में ज़्यादा हैं तो वो स्प्रिंटर होगा, और अगर किसी इंसान में स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा हैं तो वो मैराथन रेस का अ, होगा, स्लो काम करने वाला होगा। ओके जी, बच्चे भी रोने लग गए हैं आप लोगों के, तो आई थिंक इट्स ओके। और आपके ज़िम्मे काम लगाया था जी कि लीवर की टाइप्स आपने ढूंढनी है ह्यूमन बॉडी में, तो किसी ने ऐसा किया है? कोशिश की है, थोड़ी सी जहमत की है किसी ने कि हमारी बॉडी में सेकंड टाइप ऑफ लीवर कहाँ पे है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर कहाँ पे है? एक एड़ी में और एक गर्दन में था। अगर किसी ने कुछ कोशिश की है तो बता दें। नो। हाँ जी, किसी ने कोशिश नहीं की। ओके जी,